आजकल की जनरेशन हर चीज़ में आगे है, लेकिन फिर भी कहूँगी अगर इनर सेल्फ को ढूंढना हो, इनर सेल्फ को पाना हो, तो वहाँ वो वीक पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों है? पहले क्या होता था कि हम लोग उसको बर्दाश्त करते थे, जो भी इश्यूज चल रहे हैं हमारे साथ में, हम उससे भागते नहीं थे। आजकल क्या हो गया कि इतने सारे उसके एग्जिट पॉइंट बन गए हैं कि हम लोगों को जैसे ही कोई इमोशनल बाउंडेज हुआ या इमोशनल इश्यूज हुए या कुछ और किसी भी प्रकार का कुछ इशू हुआ, तो उसके लिए उनके पास में बहुत सारे डोर्स हैं। कभी वो मूवी देखने चले जाएंगे, कभी शॉपिंग करने चले जाएंगे, कभी रील स्क्रॉल कर लेंगे, कभी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर लेंगे, जो कि पहले ये सब नहीं होता था। वो बेसिकली रात के उल्लू है, राइट? बिकॉज रात को नेटफ्लिक्स एंड चिल एंड वेब सीरीज देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दैट इज वेरी यूज्ड टू। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस कनेक्ट करती है। ये बहुत ज़्यादा फिनोमेन मार्केट के अंदर में हो रहा है ना। फैमिलीज, पेरेंट्स डिस्टर्ब हैं कि उन नमस्ते और स्वागत है आपका अवेकन बाय सरताज के एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जनरेशन की जिसमें हमने काफ़ी सक्सेस तो देखी है। वो लोग कंपटीशन से नहीं डरते, वो लोग सक्सेस से नहीं घबराते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में रेस्टलेसनेस, टायर्डनेस, थकावट और एक अलग तरीके की एंजाइटी, हलचल ज़रूर देखी गई है। आजकल के टाइम में इतनी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि अगर आप जो भी चाहते हैं विद इन अ टाइम फ्रेम वो आपके हाथ में होती है, लेकिन फिर भी अंदर सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है? क्यों इंसान फिर भी खाली महसूस करता है, एक अलग महसूस करता है? तो आज हम इसी के बारे में और गहराई से जानेंगे कि एक्चुअली सक्सेस होने के बाद भी एक अंदर पीस क्यों नहीं है, एक अंदर शांति क्यों नहीं है हर इंसान के अंदर। तो चलिए सरताज सर से ही बात की जाए और समझे कि इनर पीस कहाँ खो गई है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ज्योति, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। और हमने कितनी सारी बातें करी लास्ट टाइम भी, और दैट इज़ वाई कि हमने आज आपको बुलाया है। बिकॉज एक चीज़ हमने बहुत ज़्यादा नोटिस करी और बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली हम लोगों ने ऑब्जर्व भी करी है कि आजकल की जनरेशन हर चीज़ में आगे है, लेकिन फिर भी कहूँगी अगर इनर सेल्फ को ढूंढना हो, इनर सेल्फ को पाना हो, तो वहाँ वो वीक पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों है? आजकल ज्योति क्या है हो गया है कि जो हमने ओवर द टाइम ऑब्जर्व करा है, स्पेशली जो अभी जो जनरेशन चल रही है, इसके साथ में कि ये जनरेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है और आई वुड से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जितने कंफर्ट इस जनरेशन के पास में है, पहले किसी जनरेशन के पास में नहीं थे, कभी थे ही नहीं इतनी हाँ। चीज़ें। तो लेकिन इतने कंफर्ट होने के बावजूद भी ये जनरेशन इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग्स जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स ना इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग कि मेरे को एक प्रॉब्लम आया या एक ऐसा इमोशनल है ना मेरे साथ इशू क्रिएट हुआ, तो पहले क्या होता था कि हम लोग उसको बर्दाश्त करते थे, जो भी इश्यूज चल रहे हैं हमारे साथ में, हम उससे भागते नहीं थे। आजकल क्या हो गया कि इतने सारे उसके एग्जिट पॉइंट बन गए हैं कि हम लोगों को जैसे ही कोई इमोशनल बाउंडेज हुआ या इमोशनल इश्यूज हुए या कुछ और किसी भी प्रकार का कुछ इशू हुआ, तो उसके लिए उनके पास में बहुत सारे डोर्स हैं। कभी वो मूवी देखने चले जाएंगे, कभी शॉपिंग करने चले जाएंगे, कभी रील स्क्रॉल कर लेंगे, कभी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर लेंगे, जो कि पहले ये सब नहीं होता था। अभी ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना हो गया है। एंड अभी धीरे धीरे क्या है कि जेन जी को देखते देखते जो पहले वाली जनरेशन थी वो भी इसको ऑप्ट कर रही है, तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है बैक एंड की तरफ से। इफ आई से जेन जी, फिर जेन जी से पहले वाली जनरेशन, उसे पहली वाली जनरेशन भी इस चीज को ऑप्ट कर रही है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं एग्जिट पॉइंट उनको मिल रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो भी उसको फेस नहीं करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को, उसको बस अवॉइड करना चाहते हैं। तो जब अवॉइड कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो खत्म नहीं हो रही है, सप्रेस हो रही है कुछ टाइम के लिए। जैसे ही वो किसी और सिचुएशन में जाएंगे, वो प्रॉब्लम फिर दोबारा से उनके सामने खड़ी हो जाएगी। ये आजकल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं ट्रेडिशंस की या बहुत पुराने टाइम की, तो हर चीज़ में हर प्रॉब्लम को फेस किया जाता था। बट आज के टाइम पे जैसा आपने कहा कि एग्जिट पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उन चीज़ों से भागा जाता है। तो क्यों वो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि सिचुएशन से फेस नहीं करना सिचुएशन को और उनसे भागना है? जो थी इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जी। जब है ना
एक न्यूक्लियर फैमिली का बूम आया। हम्म। पहले सब कॉमन जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। या उस वक्त कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कैसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्ट्रेस है या कुछ और इश्यूज हैं, है ना, फिजिकल इश्यूज हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो फैमिली मिल के उसको देख लेती थी। बिल्कुल। जब ये न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और तेजी से रैपिडली जब इसने ग्रो करा, तो जब ग्रो करा तो फैमिलीज छोटी हो गई और हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने निकल गए घर से। या तो ना तो उनको पता है कि उनके पीछे बच्चे किस तरीके से किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, ना बच्चों को मालूम है कि जो उनके माता पिता हैं वो किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, अपना ऑफिस भी हैंडल कर रहे हैं, बाहर भी हैंडल कर रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं। तो धीरे धीरे सब लोगों को एक ना, आई वुड से कि एक ऐसा वो चाहिए था आउटलेट कि जिसपे कि उनको मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी उनका टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। सुबह उठना है, तैयार होना है, ऑफिस जाना है, वापस आना है, घर को देखना है। सेम विद द मेल्स ऑल्सो एंड सेम विद द फीमेल्स, फैमिली की है जो, तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम लगातार चल रही थी। तो सबको एक एग्जिट पॉइंट जैसे जैसे नज़र आने लगे, उन्होंने उस चीज़ों को डेवलप करना शुरू कर दिया ओवर द टाइम। अभी क्या जेंजी ने उसको पूरे तरीके से पकड़ लिया उसको। उस वक्त होता था कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो चलो शॉपिंग करे चले गए, हस्बैंड ने बोला चलो आज शॉपिंग करा लाता हूँ, बच्चों को बोला कि चलो आज घुमा के ले आता हूँ, उस चीज़ से थोड़ा सा डिविएट करें ताकि प्रॉब्लम को सप्रेस कर सके। लेकिन अभी क्या हो गया, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है उनकी, आज की जनरेशन का। तो वो लोग इसी तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। हम प्रॉब्लम को ना सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, उसका मैनेज कर रहे हैं। बस ये मैनेज करना है कि शॉपिंग करने चले गए, फिल्म देखने चले गए, रील बना ली या रील स्क्रॉल्स कर ली, तो ये सब पार्ट ऑफ मैनेज है। हम लोग मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, एक्चुअली में उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा किसी को भी। तो ये आज के दिन में हो रहा है मार्केट के अंदर में। मैनेज भी नहीं कहेंगे सर, इसका कहेंगे कि हम इसके ऊपर बस जो हमारी गलतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम बस चादर डाल रहे हैं उनके ऊपर। हाँ, इन लेमन लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि हम उसको कि हमें दिखाई ना दे, बस वो हाँ, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, हमने उसको ढक दिया है। इसलिए मैंने वर्ड यूज करा, सप्रेस कर रहे हैं हम लोग उसको, या ताकि मेरे को दिखे ना। क्योंकि जब मैं रील चला रहा हूँ तो एक के बाद एक रील आएगी तो मेरा दिमाग उसमें लगा, लेकिन मैं जैसे ही रील चलाना बंद करूंगा वो थॉट उसी वक्त मेरे दिमाग में आएगी, फिर मैं किसी और काम में लग जाऊंगा उस वक्त, ताकि वो जो थॉट मेरे दिमाग में आ रही है मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि मैं उसको फेस नहीं करना चाहता। तो सर क्या हम कह सकते हैं कि रेस्टलेसनेस का कनेक्शन हमारी लाइफस्टाइल और हमारे कॉन्शियस पैटर्न को भी इम्पैक्ट कर रहा है? हाँ ज्योति, ये दोनों को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे लाइफस्टाइल को भी इम्पैक्ट कर रहा है और हमारे ब्रेन की मैपिंग, जिसको कि हम कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अब इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जैसे अभी हम पहले वाले उस पर बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि हाउ ना आज की जनरेशन किसी सिचुएशन को हैंडल कर रही है, एग्जिट कर रही है उससे, उसको है ना सप्रेस कर रही है, उसको फेस नहीं कर रही है। जब ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया, अभी ये आज की जनरेशन को देखें तो आज की जनरेशन का ये लाइफस्टाइल हो गया है कि वो प्रॉब्लम्स को हैंडल ना करके उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, उसको कि एक बारी उसको सोल्यूशन कर ले, क्योंकि सोल्यूशन जब किसी चीज़ का होगा तो थोड़ा सा वो दर्द देता है सोल्यूशन। लेकिन आज क्योंकि इतने सारे एग्जिट पॉइंट है उनके पास में, तो उनको वो दर्द महसूस नहीं करना, इसलिए वो दूसरे ना पैटर्न्स में जा रहे हैं, जो कि उनके लाइफस्टाइल के पैटर्न को चेंज कर रहा है। जब इसको हम लोग बिहेवियरल पैटर्न पर लेते हैं, या इसको हम लोग आप कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न पे जब हम इसको लेते हैं, तो पहले जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई बात कन्वे करते तो हम उसके सोल्यूशन फाइंडिंग की बात करते थे। अभी हम लोग उसकी अवॉइडेंस की बात करते हैं। तो जब हम अवॉइडेंस की बात करते हैं कोई सिचुएशन की, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम लोगों को उसी तरीके से गाइड करता है जी, कि हमको क्या करना है। वो हमें बताता है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट डू दिस। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड भी हम लोगों को ट्रैक कर रहा है, हमारे लाइफस्टाइल को ट्रैक कर रहा है। हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो फीड जा रही है, वो यही फीड जा रही है कि इनके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। तो जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछते हैं कि मैं ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मैं इसको कैसे हैंडल करूं, तो सबकॉन्शियस माइंड भी वही चीज़ दोबारा रिले कर देता है कि आपके पास ऑप्शन है, रील चला लो, ये चला लो, इस तरीके से मैनेज कर लो, पिक्चर देख लो, शॉपिंग कर लो, है ना, अवॉइड कर दो इसको, ये कर दो। इस तरीके से आज के टाइम पे मैनेज हो रही हैं ये सारी चीज़ें। अगेन आई विल से कि सोल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा है, मैनेज हो रहा है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा आज के दिन में। जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे पूरा दिन एनरोल होना या फिर कांस्टेंट स्टिमुलेशन करना, क्या सिर्फ ये एक
हैबिट कह सकते हैं या फिर हम सिर्फ अवॉइडेंस के एक टेक्निक्स कह सकते हैं कि जब हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से भागना है तो हम इन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा है सुन के। क्या है कि आज के दिन में ना हम लोग सिर्फ स्टिमुलेशन वर्ड के अंदर में ही जी रहे हैं। या एवरीथिंग इज देयर ऑन द प्लेटर हम लोगों के पास में, और हम लोग उसी के थ्रू हर चीज को, उसी लेंस से हर चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिमुलेशन वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग आज से पहले जब हम किसी भी चीज को समझते थे, देखते थे, उसकी जो स्टिमुलेशन लाइफ होती थी 2000 तक उसकी लाइफ होती थी 12 सेकंड की। अभी वही चीज घट के 2024 से 26 के अंदर में जब उसको स्टडी की गई तो वो 8 सेकंड पे आ गई है। अच्छा। तो हम लोगों का जो स्टिमुलेशन लेवल है पहले के टाइम से अभी के टाइम में वो गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। वो जी 2000 में 12 सेकंड का था, हम लोग उसके ऊपर में सोचते थे, अभी 8 सेकंड है। तो हम लोगों का इससे पेशेंस लेवल भी पता लगता है कि वेयर वी आर हेडिंग टू, कि हमारा पेशेंस लेवल कैसा होता जा रहा है। जो जनरेशन्स अभी आ रही हैं, जो जनरेशन आगे आएंगी, वो उनके बिहेवियर किस तरीके से होने वाले हैं, वो इस चीज़ों से साफ पता लगता है हम लोगों को। ये हमारे माइंड को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? ये हमारे माइंड को ऐसे इम्पैक्ट करते हैं कि ये हमें सोल्यूशन नहीं देते हैं, ये हमें सोल्यूशन के बारे में सोचने ही नहीं देते हैं। अच्छा। आपके पास में इतने आउटलेट हैं कि आप सोल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं हो, आपको लगता है कि यही सोल्यूशन है मेरा। इट इज़ द इजी टू वे आउट। आई वुड से कि इंस्टेंट, अब मेरे को एक प्रॉब्लम हुई, मैंने फटाफट उसका सोल्यूशन अपनी तरफ से, मेरे को जो लगा कि मैं अवॉइड करता हूँ इसको, रील देख लेता हूँ थोड़ी देर, है ना, पिक्चर देख लेता हूँ या नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ। तो अगेन है ना उसी बात पे हम लोग आ गए कि हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, सोल्यूशन फाइंडिंग की तरफ कोई नहीं जा रहा। तो आज की जनरेशन को लगता है कि ये सब करके वो इस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, यही सोल्यूशन है आज की जनरेशन के हिसाब से। लेकिन एक्चुअली में ये सोल्यूशन नहीं है। आज वो जब वो आराम से किसी जगह में शांति में बैठेंगे ना जाके, जहाँ पर उनके पास में फ़ोन नहीं होगा, जहाँ पर उनके पास में इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम दोबारा से उनके सामने आएगी। तो उनको समझ में नहीं आएगा इसको हैंडल कैसे करें। एग्जैक्टली जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है, जिसकी वजह से हमें जो साइलेंस है वो भी अनकंफर्टेबल लगने लगी है। तो यही मैंने आपको बोला कि जैसे ही हम लोग साइलेंस में जाएंगे, अब हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को उस एनवायरनमेंट की आदत ही नहीं है साइलेंस की। हमें हर वक्त नोटिफिकेशन चाहिए, हर वक्त कुछ आ रहा है, फ़ोन पे कुछ हो रहा है, मैसेज आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी ऐसे आइसोलेशन में या किसी ऐसी जगह में जाते हैं तो हमारा ब्रेन उसको थ्रेट को स्टडी कर रहा है कि ये थ्रेट एरिया लग रहा है उसको, कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, इतनी शांति कैसे होगी मेरे साथ में। तो जैसे ही हम लोग ऐसे एरिया में जाते हैं तो ब्रेन अपना थ्रेट परसेप्शन को ऑन कर देता है कि ये अनफेमिलियर टेरिटरी के अंदर में आ गए हैं। तो जब हम अनफेमिलियर टेरिटरी के अंदर में बैठे हैं, जहाँ पर हमारे पास कुछ करने को नहीं है, तो हमारी वो थॉट्स जो हैं जिसको हमने सप्रेस करा था वो दोबारा राइज हो रही हैं। और जैसे ही वो राइज होंगी, हम शांति वाले एरिया से, आइसोलेशन से भागेंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे। यही आज जनरेशन की प्रॉब्लम है कि आज के दिन में वो शांति वाली जगह पे बैठ नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा देर, इसलिए वो डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को, सोल्यूशन में नहीं जा रहे हैं उसके। तो क्या सर ओवर थिंकिंग और रेस्टलेसनेस एक ही एनर्जी पैटर्न के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं? यस ज्योति, एंड कन्विंसिंगली आई कैन से दिस ओके। कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसके अंदर में। जो टायर्ड होगा वो रेस्टलेस होगा, और जो रेस्टलेस होगा वो टायर्ड होगा। अब इसको समझते हैं कि कैसे है, क्योंकि दोनों इतने ज़्यादा इंटर रिलेटेड है आपस में ना, इसको अलग नहीं कर सकते हम लोग। अब समवन हु इज़ ओवर थिंकर, जब वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर में ओवर थिंक करेगा, लेट्स से कि है ना, किसी ने किसी को किसी पॉइंट के ऊपर में ओवर थिंक करना शुरू करा सोने के टाइम पे, और उसको सोते 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 उसका सोने का टाइम है 11 बजे सोता है, और उसको ओवर थिंकिंग की वजह से वो 2 बजे सोया रात को, और सुबह उठा, उसको लगा कि मैं सो के उठा हूँ, लेकिन उसके दिमाग के अंदर में इतनी थकान है, रेस्टलेसनेस है, जो पूरी बॉडी के अंदर में ट्रैवल कर रही है। वो सुबह उठेगा, उसको लगेगा यार मेरे अंदर बहुत थकावट है, मेरे अंदर में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग डिफ़ाइन करते हैं इस चीज़ों को। कुछ लोग उसको नेगेटिविटी रूप में बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं रात को सोया, अच्छे से सोया। हालांकि वो अच्छे से सोया नहीं है,
क्योंकि ओवर थिंक कर रहा था किसी चीज़ को। जब हम ओवर थिंक करते हैं तो रेस्टलेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट, वो होगा ही होगा। इसके अलावा इसको दूसरे तरीके से किसी से डिफाइन नहीं कर सकते हम कि जो ओवर थिंकर है वो रेस्टलेसनेस उसके अंदर में होगी होगी, क्योंकि उसने एक पॉइंट को पकड़ा और सोच रहा है कि मैं आज रात को इसका सोल्यूशन फाइंड करके ही सोऊंगा। तो वो सोल्यूशन तो उसको मिला नहीं, लेकिन उसकी बाय प्रोडक्ट ने उसको क्या करा कि उसको थका दिया, उसके दिमाग को थका दिया। उसके दिमाग जब थका तो उसने वो थकान जो है पूरी बॉडी के अंदर में ट्रैवल करी। जब आप सुबह उठोगे और फिर भी आपको थकान रहेगी इसके जी। अंदर में। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं, हमेशा अलग अलग नहीं है ये। अभी तो हमने बात करी ओवर थिंकिंग की, ऐसे ही ना आजकल की जो यूथ है, आजकल की जो जनरेशन है, वो बेसिकली रात के उल्लू है, राइट? बिकॉज रात को नेटफ्लिक्स एंड चिल एंड वेब सीरीज देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दैट इज़ वेरी यूज टू। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस कनेक्ट करती है। बिल्कुल कनेक्ट करती है, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और आजकल हम लोगों के पास में ऐसे केसेस की भरमार आ रही है। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा फिनोमेन मार्केट के अंदर में हो रहा है ना। फैमिलीज, पेरेंट्स डिस्टर्ब हैं कि उनके बच्चे रात भर जाग रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट उनका सोने का टाइम भी कुछ ऐसा हो गया है कि 3 से 4 बजे के आसपास सोते हैं और सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक वो सो रहे हैं। और पेरेंट्स इस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। और एक ये बहुत ही डेंजरस साइन है इस वक्त जो प्रिवेल हो रहा है फैमिली टू फैमिली। इट इज़ नॉट कि किसी एक फैमिली में हो रहा है, हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज आर विक्टिम ऑफ इट। एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। यस, आई मीन, और जो आज की जो करंट जनरेशन है उसको लगता है कि दिस इज अ कूल डूड टाइप सिचुएशन। एग्जैक्टली। लेकिन ये कूल डूड वाली सिचुएशन है नहीं है। दे आर प्लेइंग विद देयर हेल्थ, दे आर प्लेइंग विद देयर बायोलॉजिकल सिस्टम। उनके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, उनका ईटिंग पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, उनका थिंकिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है। तो वो लोग, उन लोगों को लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी इन टुडे, कि रात को जागना। अब पेरेंट्स जब उनको इस बात के लिए क्वेश्चन करते हैं, उनका क्या आगे से इसका आर्गुमेंट है, सब कर रहे हैं ये, या तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज द वेरी कॉमन फिनोमिना दिस विच इज हैपनिंग इन ऑल द हाउस होल्ड टूडे, वेर एवर द बच्चे जो 15 साल से लेकर 20 साल तक की एज वाले हैं, ये खास तौर पे उनके साथ हो रहा है ये। तो इन पैटर्न्स के हिसाब से हमारी लाइफ पर, हमारी बॉडी पर क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं? सी, आई मीन, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बायोलॉजिकली अगर मैं बोलूँ तो बायोलॉजिकली जो क्लॉक है कि सुबह उठना है, रात को सोना है, वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, रिवर्स हो रही है वो क्लॉक, धीरे धीरे से वो रिवर्स हो रही है। एक्चुअली जब हम इस पैटर्न को देखते हैं ना ज्योति, ये पैटर्न ओरिजिनली हम लोगों ने फॉलो करा है जो यूएस और वेस्टर्न कंट्री से, क्योंकि वहाँ का क्लॉक सिस्टम जो है, जब यहाँ पर दिन है वहाँ पर रात है। वो लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके उस अमेरिकन ट्रेंड को एक्चुअली में फॉलो कर लिया, जो कि हमें लगता है कि ये बहुत कूल है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। मेंटल लेवल पे हम लोगों की जो माइंड की वायरिंग है, जो वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही है, उसके अंदर में शॉर्ट सर्किट होते जा रहे हैं। उसके बाय प्रोडक्ट ये हो रहे हैं कि हमारे बिहेवियरल के अंदर में हमारे पास पेशेंस नहीं रह गई है, हम लोगों को किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं यही चीज़ आज के दिन में हो रही है, यही ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस साइन है जो मार्केट के अंदर में प्रिवेल हो रहा है, मैं इसको यही बोलना चाहूँगा। एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूँ इसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हम तीनों तरीके से डिस्टर्ब है। यस, वी आर, नो डाउट, नो डाउट, हम हर लेवल पे डिस्टर्ब है। आपने बिल्कुल इसको करेक्ट फ्रेज करा है कि मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे हम लोग डिस्टर्ब हैं, और इसको कैसे वो लोग इसको हैंडल करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। और जब उनके पेरेंट्स इसके अंदर में उनसे बात करते हैं तो उनसे बात नहीं करते हैं, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं उनके साथ में। अब पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उनके साथ में इतना टाइम स्पेंड करें। वो सुबह उनको एक बारी बोलेंगे उठ जा बेटा उठ जा, नहीं उठा, उन्होंने ऑफिस जाना है, वो ऑफिस चले जाएंगे और वहाँ से फ़ोन पे ट्रैक करते रहेंगे कि उठा नहीं उठा। सब घर के अंदर में आज CCTV लगे हुए हैं और अपने फ़ोन पे देखते हैं अभी भी सो रहा है,
अभी भी सो रहा है। आई नो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ये इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं इस कंसल्टेशन के लिए कि उनके बच्चों के साथ ये हो रहा है। अभी भी मेरे मोबाइल के अंदर में एक मेरे को मैसेज आया हुआ है कि उनके बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। इस पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट सॉ इट कि मैसेज है, तो मेरे एक उसका, तो उन्होंने बोला कि आप देखो इसको कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज हैपनिंग अक्रॉस इंडिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन इंडिया के अंदर में हो रहा है या टायर 1 सिटीज़ के अंदर में हो रहा है, या टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटी तक चला गया है ये। तो सर आपके हिसाब से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा हो रही हैं या एनर्जी लेवल पर ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं हमारी? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ये दोनों लेवल पे हो रही है हम लोगों के साथ में, क्योंकि ना हम लोग इसको ना अलग से इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एनर्जी लेवल पे हो रहा है या ये साइकोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है। ये दोनों लेवल पे हो रहा है क्योंकि दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है आपस में। जी। कि मेरे ब्रेन की जो मैपिंग है उसको हम साइकोलॉजिकल लेवल पे उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन मेरी बॉडी की जो लेवल्स हैं उसको हम लोग एक फिजिकल लेवल पे जब उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, और जब हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि दोनों लेवल पे हो रहा है, सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं हो रहा, ब्रेन लेवल पे नहीं हो रहा। ये मेरी फिजिकल लेवल पे भी मेरी हैपनिंग हो रही है, मेरी मेंटल लेवल पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये दोनों लेवल पे हो रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हो रहा है और फिजिकल लेवल पे भी हो रहा है, जिसका कि नुकसान क्या हो रहा है कि मेरे जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर में एक वायरिंग हो रखी थी, है ना, जो कि पीछे कई हजारों सालों से चलती आ रही थी कि एक पैटर्न से, लेकिन अभी वो पैटर्न पूरा चेंज होता जा रहा है। वायरिंग तो पुरानी वाली होगी, उसके अंदर में जो करंट आज के दिन में जो रन कर रहा है वो नया करंट रन कर रहा है, तो पुरानी वायरिंग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही उस एनर्जी को कि इसको मैं कैसे हैंडल करूं उसको। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परसिस्ट हो रही है इस वक्त मार्केट के अंदर में। तो क्या हम डूइंग मोड में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं कि हमें स्टेबल मोड में वापस आना हम भूलते ही जा रहे हैं? डूइंग मोड और बीइंग मोड जो है ना, पहले क्या होता था, सिचुएशंस रिवर्स हो रही हैं। पहले हम बीइंग मोड के अंदर में रहते थे, अभी हम डूइंग मोड के अंदर में चले गए हैं। डूइंग मोड के अंदर में हम चले गए, हम अपने आप से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं अंदर से। हाँ। हम लोग बाहर की चीज़ों के ऊपर में इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि हमें अपने अंदर जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, ना ही हम समझ पा रहे हैं, ना ही हमारे पास टाइम है उसको समझने का कि मैं एक्सटर्नल एलिमेंट्स के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। हर चीज़ के लिए मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे पास है ना एक ऑनलाइन मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है जो कि मेरे को तुरंत से तुरंत फटाफट मेरे को, इससे पहले मैं सोचूं, मैंने अगर लेट्स फॉर एन एग्जांपल, मैं एक सिचुएशन मेरी क्रिएट हुई, मैं गूगल पे गया या मैं एक ऐप पे गया और मैंने उसके अंदर में डाला कि मैं ये प्रॉब्लम है, तुरंत मेरे को बहुत सारी ऐप्स है जो मैंने डाउनलोड कर रखी है जो उससे रिलेटेड है, मेरे को नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, मैं इंगेज हो जाऊंगा उनके साथ में। तो मैंने अपने ऊपर तो काम करा नहीं और मैं डिस्ट्रैक्शन मोड में उनके पास चला गया, और मेरे अंदर में उसका सल्यूशन है लेकिन अंदर मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या है। तो क्योंकि मैं अब बीइंग मोड से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, डूइंग मोड पे आ गया हूँ, तो मैं सिर्फ बाहर से काम कर रहा हूँ, अंदर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं आज के दिन में। दिस इज द प्रॉब्लम। तो हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं अपने इनर सेल्फ से, जो कि आज के दिन में हम लोग उसको डूइंग मोड बोलते हैं, पहले बीइंग मोड बोलते थे हम इसको जी। तो हम लोग डिस्कनेक्टेड है अपने आप से आज के दिन में। तो सर आजकल ना लोग कहते हैं कि हम सक्सेसफुल तो हो गए हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर की जो इनर पीस है, इनर सेल्फ है, हम उसको खोते जा रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? एक्सटर्नली सक्सेसफुल होना इज अ डिफरेंट, इंटरनली सक्सेसफुल होना इज अ डिफरेंट थिंग। सक्सेसफुल की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर में हम लोगों को यही समझ में आता है कि एक्सटर्नली मैं सक्सेसफुल हो गया, मैंने है ना मेरे जो भी टारगेट्स थे, मैंने जो सोचा था, प्लान करा था, मैंने अचीव कर लिए, लेकिन मैं वो अचीव करते करते अपने अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ। मैं जब अपने अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ तो मेरे पास में हैप्पीनेस मोड किधर चला गया मेरे को मालूम ही नहीं है। मैं एक मैकेनिकल मोड में चला गया हूँ, मेरे को ये करना है। जैसे ही मैंने अपना एक गोल अचीव करा तुरंत मेरा दिमाग एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता, अच्छा ये तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट। मैं फिर दूसरे गोल के बारे में सोचने लग जाता हूँ। जैसे ही मैंने दूसरा गोल भी अचीव करा तुरंत मेरा दिमाग मेरे को बोलता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब उसको और ज़्यादा चाहिए। अब हमारा डोपामाइन जो है वो इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है कि वो
जैसे ही मैं एक अचीवमेंट करता हूँ वो उसको एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर में ले आता है और तुरंत मेरे को बताता है कि ये तो हो गया, इसको तो साइड पे करो, अब आगे क्या है इसके आगे। तो हर वक्त हमारे अंदर में एक डिमांड चल रही है, मोर मोर मोर। तो ये जो मोर वाली सिचुएशन है ना, ये प्रॉब्लम पैदा कर रही है, लगातार हमें अपने आप से मिलने नहीं दे रही है। हमें पता ही नहीं लग रहा कि ब्लिसफुल फीलिंग क्या होती है, आनंदा फीलिंग क्या होती है, जिसको एक लेमन लैंग्वेज के अंदर में अगर मैं बात करूं, हमारी भाषा के अंदर में लेमन के अंदर में बोलते हैं कि दिस पर्सन इज मस्त। वो हम लोग भूल चुके हैं बिल्कुल। Exactly. क्योंकि हम लोग आनंदा वाले मूड में ही नहीं आ पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है वो क्या है, कि हमें लगता है कि मैंने एक सक्सेसफुल कैरियर बना लिया, मैंने अपने टारगेट अचीव कर दिए, तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। What is the reward? You have lost yourself. जब कोई अकेले में बैठता है, उसको सोचता है कि मैंने ये तो कर लिया, मैंने अपने लिए क्या करा, तो फिर उसको समझ में आता है कि यार व्हाट आई एम डूइंग। देन दैट सिचुएशन कम्स, उसको समझ में आता है कि नाउ इट इज द टाइम कि मेरे को अपने लिए कुछ करना। Exactly. Then he look for a people like us and he search for Awakened by Sartaj. तो सर, जो ये कंपैरिजन कल्चर है, सोशल मीडिया हो गया, रील्स हो गया, लाइफस्टाइल्स हो गए, तो क्या ये हमारी पैटर्न्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कैसे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं? आज के दिन में ना एक पैटर्न जो है बहुत कॉमन है, देखा जा रहा है कि जो जनरेशन है ना, वो बोलते हैं कि जज मत करो हमें, डोंट जज अस। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं चाहे इस जनरेशन के हूँ, चाहे मिलेनियम जनरेशन का हूँ या बूमर जनरेशन को, किसी भी जनरेशन से मैं आ रहा हूँ, तो हमारी एक ब्रेन की वायरिंग इस तरीके से है कि हम लोग जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो कंपेयर होता रहेगा। और जब हम किसी को एक चीज के साथ में दूसरी चीज कंपेयर करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि सी दिस इज हाउ इट इज, लेकिन उन लोगों को लगता है कि उनको जज किया जा रहा है। और जब हम इसके ऊपर में फर्दर इसको पोक करते हैं या डिगिंग करते हैं इसी उसके ऊपर में, तो हम लोगों को समझ में आता है कि जब तक हम लोग अपने आप को किसी दूसरे के साथ में कंपेयर नहीं करेंगे या जज नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं लगेगा कि उसकी क्वालिटीज और मेरी क्वालिटीज में क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली। लेट्स से कि आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद समवन जो कि उसके पास में कुछ अच्छी चीज़ें हैं। एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, लेकिन सबके पास में कुछ कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो मेरे पास हैं तो आप सामने वाले के पास नहीं, सामने वाले के पास है तो किसी और के पास नहीं है। तो कंपेयर करने का जो पर्पस है वो यही है कि जिसके पास जो जो अच्छी अच्छी चीज़ है उससे वो पिक करी जाए और अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन ये करते करते हम लोग इसके अंदर में इतने ज़्यादा उतर गए कि ये हमारा जो ओरिजिनल सेंस है उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया इसने। तो तभी आज के दिन में जो मेरे को समझ में आया कि ये बोला जा रहा है कि नहीं, हम लोग अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहें, जैसे हैं वैसे रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहें। हम लोगों को सामने वाले को कॉपी करना है, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें लेनी है और जज भी करना है। हम बोलते चाहे कुछ भी रहें, लेकिन हम जज करते हैं और करेंगे। मेरे पास ऐसी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम जज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ में फर्दर डिगिंग करते हैं ना इसके ऊपर में, तो फिर वो थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि हाँ जज करते हैं हम लोग। एग्जैक्टली। जब भी कोई इंसान मिलता है, इट इज़ कॉमन टू मेक सम परसेप्शन फॉर देम, कि आपके अंदर कोई जजमेंट आती है कि यार ये इंसान अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, या इसके साथ हमें कितना डील करना है। करेक्ट। बिकॉज जब तक हम किसी को एक लेवल पे जज नहीं करेंगे, हम लोग उसके साथ में एक रिलेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। रिलेशन तभी डेवलप होगा जब उसके अंदर में कुछ कॉमनलिटी चीज़ें होंगी जो उसके पास कॉमन है, मेरे पास कॉमन है। मैंने उसको जज करा कि हाँ यार उसका थॉट पैटर्न थोड़ा मेरे जैसा है, मैं भी थोड़ा वैसा सोचता हूँ, थोड़ी लाइकिंग है किसी चीज़ के बारे में मिलती है हम लोगों की। तो ये कंपेयर ही कर रहे हैं हम लोग, इसको जज ही कर रहे हैं हम लोग जी। तो मेरे ख्याल से तो इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कंपेयर करना, जज करना। हाँ, बहुत ज़्यादा किसी को कंपेयर करके अपने इनर सेल्फ को चेंज करना, जो कि आपके रियल सेल्फ को किल कर रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। अब उसके लिए मैं बोलूँगा कि इतने ज़्यादा डीप के अंदर कि अपना आप सेल्फ चेंज करने की कोशिश करो, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अच्छी चीज़ों के लिए अपने आप को चेंज करो, करना भी चाहिए। एग्जैक्टली। कंपेयर कर रहे हो, जज करो, अच्छी चीज़ों के लिए करो। इसमें जो मेडिटेशन है या ब्रेथ वर्क,
क्या इसका रियल सॉल्यूशन बन सकती है या फिर हमारे सिर्फ सबकॉन्शियस पैटर्न को थोड़ा सा एक स्मूदन कर सकती है? सी, जो ब्रेथ वर्क है और दूसरा टूल जो आपने बोला मेडिटेशन, ये टूल्स हैं, ये एंड प्रोडक्ट नहीं है इसका। ये आपको हेल्प कर सकते हैं, मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकती है, ब्रीथ वर्क आपको हेल्प कर सकता है आपके गोल पे पहुंचने के लिए, लेकिन ये आपका फाइनल गोल नहीं है। अच्छा, मतलब इसके अंदर भी बहुत डीपर ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत होती है। आप इसको एज एक टूल के तरीके से इस्तेमाल करोगे। ये आपका टूल है कि मैं ब्रीथ वर्क करूंगा तो मेरे को शांति मिलेगी, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं रिलैक्सेशन मोड के अंदर में जाऊंगा। सो वी सी दिस एज अ टूल फॉर रिलैक्सेशन, फॉर फर्दर एनहेंसमेंट, लेकिन ये इसकी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। इसकी फाइनल प्रोडक्ट है कि मैं क्या चाहता हूं और मैं उसको कैसे अचीव करूंगा। मैं उसको मेडिटेशन करके अचीव करूंगा, मैं उसको ब्रीथ वर्क करके अचीव करूंगा, या मेरे पास और भी टूल्स अवेलेबल हैं, मैं उससे इसको अचीव करूंगा। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं आज के दिन में मार्केट में, दीज आर द टूल्स। जब तक मेरे को अपना ऑब्जेक्टिव मैं डिफाइन नहीं करूंगा तो ये सिर्फ टूल के लेवल पे ही रह जाएंगे और मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे ये। Okay. जब मैंने अपना ऑब्जेक्टिव फाइनल कर लिया कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मेरे को शांति चाहिए, तो पहले मैं अपने ब्रीथ वर्क पे काम करूंगा, है ना, अपने आप को शांत करूंगा मैं। जब मैं अपने आप को शांत करूंगा उसके बाद मैं मेडिटेशन मोड में जाऊंगा। तो मैंने अपने दोनों टूल का इस्तेमाल करा। जब मैंने एक पर्टिकुलर लेवल उसके अंदर में अचीव कर लिया तो मेरे को लगेगा कि अब मैं इसको आगे उसमें अंदर कैसे जाऊं, और फर्दर उस केसेस के अंदर में हमारे जैसे प्रोफेशनल्स हैं जो इसके अंदर में आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। वहाँ से शुरू होता है कि हमारा रोल अवेकन बाय सरताज और जो भी इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं अलग अलग, है ना, तरीके से अलग अलग टूल्स हैं। लेकिन कुछ टूल्स हैं जो कॉमन है जी। ब्रीथ वर्क कॉमन है, मेडिटेशन कॉमन है, लेकिन इसके अंदर के में जब हम उतरते हैं तो इसके अंदर में बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। वेस्ट के अंदर में मेडिटेशन की प्रैक्टिस अलग तरीके से है, इंडिया के अंदर में अलग तरीके से है, वैदिक अलग तरीके से है, ओशो अलग तरीके से बोलता है। अब जिसके पास वे गए वो किसको फॉलो करता है या किससे उसने सीखा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फर्दर उसकी आगे वो किस तरीके से उसको फॉलो करेगा अपने टूल्स को। क्या उसको नए टूल्स मिलेंगे? अगर कोई फॉलो कर रहा है ओशो को, तो ओशो ने जो सिखाया वो ओशो के टूल मिलेंगे उससे। मैं अगर मेरे पास कोई आया, मैं उनको बता रहा हूँ, तो मैंने अपने गुरुओं से जो सीखा मैं उसके बेसिस से बताऊंगा। तो इसकी ये इतना डीप है और जिसके बारे में हम लोग अगर अगले 4 दिन भी बात करते रहेंगे ना तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, इतना डीप है। लोग कहते हैं जब कोई इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचा चला जाता है, तो क्या ये सही है? जो फर्स्ट स्टेप होता है ना उसका, किसी भी पर्सन का, जब उसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, उसका फर्स्ट स्टेप होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। अच्छा। जब वो फर्स्ट स्टेप पे चलता है और थोड़ा सा उसके ऊपर में वर्किंग करता है, थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम्स की डिगिंग करता है, तो उसको समझ में आता है कि उसकी ये जो प्रॉब्लम है किस टाइप की प्रॉब्लम। जिस दिन उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसकी किस टाइप की प्रॉब्लम है, क्या उसको किसी बाबा गुरु के पास जाना है या उसको किसी हीलर के पास जाना है, अब यहाँ से वो डिसाइड करेगा। ओके। जब एक बारी उसने आइडेंटिफाई कर लिया अपनी प्रॉब्लम को कि मेरी प्रॉब्लम एक्स प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एक मंदिर वाले बाबा या पंडित जी के पास जाके होगी या एक प्रोफेशनल के पास जाके होगी जो एक हीलर है, जो एक एनर्जी को जानता है, जो कॉन्शियसनेस लेवल पे काम करता है। जैसे ही उसको ये समझ में आएगा वो उसी हिसाब से उसके पास पहुंच जाएगा और सर्चिंग करेगा। उसको अपनी प्रॉब्लम पता लग गई कि मेरी ये इमोशनल प्रॉब्लम है, ये एक बाबा जी हैं जो उसका सलूशन नहीं दे पाएंगे उसको, क्योंकि उनका सलूशन जो होगा ना वो अलग किस्म का सलूशन होगा जी, लेकिन वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बाय एक्सपीरियंस आई कैन से दिस। लेकिन जैसे ही वो एक हीलर के पास जाएगा, हीलर जब उसकी एनर्जी को मैप करेगा, उसके कॉन्शियसनेस लेवल को मैप करेगा, उसको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मीटिंग के बाद ही उस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि यस ही इज द राइट गाय हुम आई हैव मेट। वहीं से उसका शुरू होगा ट्रांसफॉर्मेशन उसका वहीं से शुरू होगा कि हीलिंग। पहले तो उसने अपने लिए करा, धीरे 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 जब उसके अंदर में उतरता चला जाएगा, फिर वो एनर्जी लेवल पे आएगा, फिर कॉन्शियसनेस लेवल पे आएगा। तो ऐसे एक्सपीरियंस करता करता उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से है।
फिर उसका जो फाइनल लेवल आएगा, वो स्पिरिचुअलिटी वाला जो लेवल जिसकी हम बात कर रहे थे, तब वो डिसाइड करेगा कि हाँ ये टूल्स हैं, इस टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो सर, जैसे अभी आपने बीच में भी हमने चर्चा करी कि आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो उन बहुत सारे केसेस में से कोई एक ऐसा केस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा जिसको डील करने में। ये भी लेटेस्ट का मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरा एक सेशन चल रहा है, हमारे साथ एक कोल्हापुर से हैं, लेडी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका यहाँ पर जी। जिस वक्त वो मुझसे जुड़ी, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। डिप्रेशन लेवल ऐसा था उनका कि उन्होंने अपना डिवोर्स फाइल किया हुआ था, उनकी हस्बैंड से उनकी बन नहीं रही थी, बच्चे नेगेटिव स्टेट के अंदर में थे और घर के अंदर में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस थे बहुत ज़्यादा। अभी उनसे मेरे को जुड़े हुए आई वुड से 10 से 12 दिन हुए होंगे। अच्छा। 10 से 12 दिन के अंदर में उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके का है। कल उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कल मेरे को बोला कि मैं अब बहुत हैप्पी हूँ आपसे मिलने के बाद में, ऑनलाइन मैं उनको गाइडेंस दे रहा हूँ। तो अभी शी सेड कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं डिवोर्स केस की फाइल वापस ले रही हूँ, और दूसरा मेरे घर में जो प्रॉब्लम थी, मतलब कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेशन है इस वक्त भी, लेकिन कह रही है कि आई विल कम आउट फ्रॉम दिस स्लोली। जो गाइडेंस मैंने उनको दी कि किस तरीके से आपको क्या करना है, वो मैंने उनको बताया। उनको कुछ मैंने टूल्स दिए कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप इसको करो, डेली बेसिस पे मेरे से एक बारी बात करो क्या प्रॉब्लम, साथ के साथ मैं उनको उसका सोल्यूशन हाथ के हाथ दे सकूं उनकी प्रॉब्लम्स का। तो वो उन्होंने उसको फॉलो करा, तो उसका फाइनल रिजल्ट ये आया कि जो उन्होंने कल मेरे को बताया कि मैं अभी इस वक्त एक बहुत ही ब्लिसफुल मूड के अंदर में हूँ और मैंने ये चीज़ें डिसाइड करी हैं। और उसने बोला कि उसके हस्बैंड ने उसको पीट दिया उसको। अच्छा। तो उसने मेरे को बोला कि मैंने उसको माफ़ कर दिया है कि अब मेरे को इसी के साथ में रहना, जैसी भी सिचुएशन है आई विल हैंडल हिम इन माई ओन वे। और प्लस अभी उसका आज पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैसेज आया कि उसके बच्चे थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं, तो उसके ऊपर मेरे को उनके साथ में एक क्लास करनी है ताकि वो अपने बच्चों को किस तरीके से हैंडल करें, वो उस नेगेटिविटी से बाहर आ सके। तो ये इस तरीके से केस जो एक ये है, एक ऐसे ही एक और केस है, वो गुजरात से हैं वो लेडी, और उनके हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा इशू था, उनके है ना मिस कैरेजेस वगैरह हुए, काफ़ी हुए, उनकी एज होगी है 45 के आसपास में। तो उनके साथ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, हस्बैंड के साथ उनकी बन नहीं रही थी, और मेरे कनेक्शन में आई है ना, और फिर मैंने उनको कुछ बताया कि किस किस तरीके से आपको हैंडल करनी है सिचुएशंस आज के दिन में, क्योंकि वो भी मेरे इसी सेशन में, जो मेरा 21 दिन का भी सेशन चल रहा है, जो मेरा मेन कोर्स है जो मेरा, उसके अंदर में वो मेरे साथ हैं। मैंने उनको कुछ टेक्निक्स बताई कि किस तरीके से आपको करना है। तो अभी उनको लगा कि हाँ, अभी उनके हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा सिचुएशंस नॉर्मल होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस जब चलती है ना तो बताती हैं आपको कि हाँ क्या फ़र्क आ रहा है। कभी कभी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, कभी कभी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, वो बताती हैं। आइज़, किसी को देखने के तरीके से आपको पता लग जाता है कि ये है ना आदमी के दिमाग में किस तरीके का सोच है आपके बारे में। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी डिटेल में बताया, जो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं, उनको टूल्स देते हैं किस किस तरीके से हैंडल करना है। अगर कोई सिचुएशन बन रही है तो उसको किस तरीके से बाईपास करना है, अगर वो आपको फेवर नहीं कर रही है, और अगर आपको उससे और फेवर्स लेने हैं, या उस टेक्निक को किस तरीके से फर्दर एनहेंस करें कि आपको उसके मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो ये हम लोग अपनी क्लास के अंदर में, अपने सेशंस के अंदर में उनको बताते हैं। तो सर, जाते जाते एक लास्ट सवाल कि आज की जनरेशन को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, मोर सक्सेस या मोर अवेयरनेस? माई अंडरस्टैंडिंग एंड रिकमेंडेशन टू दैट ना जनरेशन, अवेयरनेस। उनको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को। और उनको लगता है कि क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ में किसी के साथ में बात नहीं करते, अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने शेयर करते हैं। अब फ्रेंड भी उनका उतना ही लेवल का है जी, तो वो भी उनको वैसे ही बताएगा जैसा उसको उसकी समझ है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस नहीं करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम, अवेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से निकल के आए हैं। ठीक है, आज की जनरेशन के पास में जो प्रॉब्लम है एक डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका जो रूट है ना वो पास्ट के अंदर में ही है।
तो जब हम पास्ट पे देखते हैं, मतलब पास्ट मतलब कि मिलेनियम, जो कि हम जिस जनरेशन से आते हैं, है ना, वाई जनरेशन, मिलेनियम जनरेशन, बूमर जनरेशन, जो जो भी नाम दिए हैं इन लोगों ने, है ना, इतने सारे नाम है उसके अंदर में। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वहीं से उसका सलूशन है, क्योंकि हम लोगों ने भी वो प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं देखी हैं लेकिन थोड़े लेवल पे देखी हैं। अब हम लोगों को मालूम है कि ये प्रॉब्लम का सलूशन ये है, लेकिन हो सकता है कि आज की जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा अलग किस्म से हो वो। जब हम उनसे बात करेंगे तो उसको समझ पाएंगे, कि उनको बता पाएंगे कि इसको ऐसे नहीं करके इस तरीके से अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, या जो टेक्निक हम बता रहे हैं उस टेक्निक को वो अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करते हैं जो उनको सूट कर रही है, और अगर उनको रिजल्ट मिल रहे हैं उसके, तो मेरे ख्याल से उनको उस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ में उनको टाइम बिताना चाहिए और उनके साथ में अपने इश्यूज शेयर करने चाहिए। बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच। आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम ऐसे ही बहुत डीप जाकर चर्चा कर सकते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम कंसीडर कर पाएँ, उनको हम आंसर कर पाएँ, और उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो अगर आप लोगों के अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं या आप कोई टॉपिक के लिए सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि ऐसे ही सर वापस से जुड़ें और वापस से हम उस बारे में और डीपर नॉलेज आपको प्रोवाइड कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति, थैंक यू।